हेलो फ्रेंड्स, एड शाइन में आप सबों का स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। आज के झारखंड के इतिहास जो टॉपिक है उसमें इस हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो इतिहास टॉपिक है, झारखंड का इतिहास, उसका ये दूसरा हमारा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि झारखंड को किस किस काल में किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे कि झारखंड को पुराणों में, अलग अलग पुराणों में क्या कहा गया है। महाभारत काल में झारखंड को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में, गुप्ता काल में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया। जैसे क्वेश्चन आते हैं, इसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग झारखंड को पाषाण काल से लेकर, एक ही वीडियो में आज हम पाषाण काल से लेकर जो आपका नवपाषाण काल तक है, नवपाषाण काल में लौह युग तक 1000 BC तक झारखंड के संपूर्ण इतिहास को हम देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो झारखंड में महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि दुधपानी, दुमदुमा, लोहरदगा, लूपगढ़ी, ये सब में क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसको भी हम एक नज़र देखेंगे। ठीक है। और आप विश्वास कीजिए, जितना हमने पाषाण काल से लेकर 1000 BC नवपाषाण लौह युग तक और जो पुरातात्विक अवशेष जिन जिन स्थानों में मिले हैं, इसको छोड़कर एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से विश्वास कीजिए बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे। जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की तमाम परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बहुत ही स्पीड तरीके से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। चलिए, झारखंड का इतिहास, यहां मेरा नंबर है, जिसको कंफ्यूजन होगा वो फोन कर सकते हैं। चलिए, पाषाण काल। पाषाण काल मीन्स पत्थर का काल। मनुष्य का वह समय जब मनुष्य औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था, इसीलिए उस काल को हमने पाषाण काल कहा है। उस काल की जितनी भी जानकारियां हैं, पाषाण काल की जितनी भी जानकारियां हैं, वो हमें पत्थर के औजारों से या पुरातात्विक अवशेषों, दैट मीन्स खुदाई से जो प्राप्त अवशेष होते हैं, उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। यानी कोई भी लिखा हुआ साहित्यिक जो है स्रोत हमें उस काल, मतलब उस ऐसा कोई साहित्यिक स्रोत, लिखा हुआ कोई स्रोत हमारे पास नहीं है जो उस काल की जानकारी दे। हमें जो खुदाई से प्राप्त होता है, उसी से हम उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं कि मानव उस समय किस प्रकार रहते होंगे, मानव क्या खाते होंगे, मानव कहाँ सोते होंगे, या मानव की कैसी सभ्यता थी। ठीक है। तो पाषाण काल, पाषाण काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल व प्राक ऐतिहासिक काल, कई विद्वान इसे प्राक भी कहते हैं। ठीक है, प्राक। तो प्राक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास का वह काल जहां पर हमको, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित से पूर्व काल जो है, इसीलिए हम उसे प्राक इतिहास काल कहते हैं। कोई ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक लेख कोई मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको प्राक इतिहास काल भी कहते हैं। ठीक है। तो पाषाण काल, पाषाण काल जो है, यह पीरियड है आपका 25 लाख BC से लेकर 1000 BC तक। मोटा मोटी आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले यह माना जाता है कि मानव की सभ्यता जो है वो, उसकी शुरुआत 25 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। यानी आदिम मानव जो था वो कब था? 25 लाख वर्ष आज से पहले, 25 लाख साल पहले था। ठीक है। 25 लाख BC से लेकर 1000 BC, जब सबसे पहले लोहे का प्रयोग 1000 BC में होता है, लौह युग, इस समय तक के हम काल को क्या मानते हैं? 25 लाख BC से लेकर 1000 BC तक के काल को हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद इस पाषाण काल को या प्राग ऐतिहासिक काल को हम
मोटा मोटी 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल जो है वो सबसे लंबा काल था। कई हिस्ट्री के बुक में पूरा पाषाण काल जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसका काल जो है वो मोटा मोटी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग इतिहासकार इसे लिखते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सभी जगह पाए जाते हैं वो 25 लाख बीसी से शुरू होकर 10,000 बीसी। ठीक है, 25 लाख बीसी यानी 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व जो है वो पूरा पाषाण काल है माना जाता है। ठीक, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था। ये इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक एक जगह है। उस भीमबेटका में आपको गुफाओं में जो है वो शैल चित्र मिलेंगे, मतलब गुफा की दीवारों पर चित्रकारियां मिलेंगी। ये गुफा की जो दीवारों में चित्रकारियां मिलेंगी ये पूरा पाषाण कालीन है। ये कार्बन 14 पत्ती से पता चला है कि वो पूरा पाषाण कालीन है। जहां ये चित्रकारियां हुई हैं जिन गुफाओं में, वो गुफाएं जो है वहां बिना आग के स्रोत के, बिना अग्नि के स्रोत के, बिना किसी प्रकाश के स्रोत के चित्रकारी करना असंभव बात है, क्योंकि वहां पर जो है अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए विद्वानों द्वारा आज यह माना जाता है कि आग का जो आविष्कार है वो इसी काल में, पूरा पाषाण काल में हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 बीसी के बीच माना जाता है। वस्तुतः यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमण का काल था। जब नव पाषाण कालीन कुछ कुछ विशेषताएं जो है वो आ रही थी और पूर्व पाषाण कालीन जो विशेषताएं जो है वो जा रही थी। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल एक मोटा मोटी संक्रमण काल था। इस काल में जो है, मध्य पाषाण काल में जो संक्रमण काल था, इस समय जो मानव है वो पशुपालन करना सीख गया था। सबसे पहले मानव ने किसे पालतू बनाया? तो हम जानते हैं मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, कुत्ते के बाद मानव ने फिर गाय, बकरी, ठीक है, घोड़ा, ये सब को पालतू बनाया। तो पशुपालन, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, नव पाषाण काल जब आया तो इस समय मानव कुंभकारी सीख चुका था, यानी चाक से बर्तन बनाना, मृदभांड बनाना, घैले बनाना, ये सब सीख चुका था। चाक का आविष्कार अगर आपको पूछा जाएगा तो नव पाषाण काल है। ठीक है, खेती बाड़ी जो प्रारंभ हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। जब खेती बाड़ी प्रारंभ हो गया, चाक का आविष्कार प्रारंभ हो गया, तो लोग जो है स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगे। मतलब स्थायी जीवन पद्धति जो है वो भी, स्थायी बस्तियां जो है वो नव का पाषाण कालीन की विशेषता है। तो इसकी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, मध्य पाषाण काल में पशुपालन लोग करने लगे, धीरे धीरे लोग नव पाषाण काल में खेती बाड़ी करने लगे, चाक का आविष्कार हो गया। जब खेती बाड़ी और करने लगे तो लोग स्थायी जीवन बिताने लगे, स्थायी बस्ती का निर्माण हो गया। ठीक है, हमें पूरा पाषाण काल में झारखंड में क्या है क्या नहीं है, इससे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल यही, आप केवल यही मोटा मोटी जान लीजिए कि
छोटा नागपुर के सभी क्षेत्र, सभी जिलों में, जैसे सिंहभूम हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, दुमका हो गया, साहेबगंज हो गया, हजारीबाग हो गया, ये सब सभी में कुछ न कुछ जो है पूरा पाषाण कालीन जो है हमको अवशेष मिलते हैं। बस उसी तरह मध्य पाषाण काल में भी हमको इन तमाम जगहों, सभी छोटा नागपुर क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं। थोड़ा सा हम नव पाषाण काल में झारखंड को देख लेंगे, बस ये हमारा तीनों टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन इससे मोटा मोटी नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इसी से बनते हैं। देख लीजिए क्या, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में खेती बाड़ी होने लगा, चाक का आविष्कार हुआ, स्थायी बस्तियां बसने लगी। नवपाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, तो वह कौन सा धातु था जिसे मनुष्य ने सबसे पहले जो है प्रयोग में लाया? तो वो लोहा नहीं था, वो धातु जो था वो तांबा था, ठीक है। तो सबसे पहले तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने के कारण इस युग को हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। मीन्स पाषाण, पत्थर के तो उपकरण पहले से प्रयोग जो हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, प्लस इसमें विशिष्टता आ गई, जुड़ गया कि इसमें तांबे के उपकरण भी प्रयोग होने लगे, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। तांबे के उपकरणों के बाद धीरे धीरे फिर तांबा में टीन मिला दिया गया, टीन जो कि हजारीबाग में काफी मिलता है, टीन मिला दिया गया। तांबा में टीन को मिलाने से कांसे के उपकरण के प्रयोग होने के कारण इस युग को फिर आगे चल के ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं है कि कांस्य युग में केवल कांसे के बर्तन प्रयोग होते थे। कांस्य युग में कांसे के बर्तन या उपकरण प्रयोग होना इस युग की विशेषता थी, इसीलिए इसे कांस्य युग कहा गया है। यहाँ पर कांसे के उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग हो रहे थे, पत्थर के उपकरण भी प्रयोग हो रहे थे, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल, पत्थर के उपकरण के साथ साथ तांबा का उपकरण, कांस्य युग, उसमें कांसे के उपकरण का प्रयोग होने लगा। सबसे बाद में लौह धातु की खोज होती है 1000 BC के आसपास। सबसे बाद में जो है वो लौह धातु की खोज होती है 1000 BC के आसपास, इसलिए इसको लौह युग कहा गया। तो नवपाषाण काल को हम ताम्रपाषाण काल, कांस्य युगीन संस्कृति और लौह युग यानी कि ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग में विभाजित करते हैं 6000 से 1000 BC, ठीक है। तो इस समय जब तांबे के उपकरण बनाए जाते थे तो झारखंड में कौन जनजातियां तांबे के उपकरण बनाती थी? तो तांबा का उपकरण हो या कांसा का उपकरण हो या लोहा का उपकरण हो, कोई भी ये तीनों जो उपकरण है वो सबसे पहले जो बनाई जाती थी वो असुर जनजाति के द्वारा बनाई गई, ठीक है। असुर जनजाति जो है वो कांसे के उपकरण बनाने में उन्हें महारत हासिल था, उन्हें उत्कृष्ट लौह तकनीक उन्होंने विकसित की थी, लोहे के उपकरण बनाने में भी उन्हें महारत हासिल था, उन्हें तांबे के उपकरण बनाने में भी महारत हासिल था। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन जनजाति जो है वो तांबे के उपकरण बनाने में निपुण थी या कांसे के या लोहे के, लोहा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला होगा असुर जनजाति, असुर के साथ बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति, यह जनजाति भी ताम्र और कांस्य और लौह उपकरण बनाने में सक्षम थे। चलिए हो गया हमारा, आगे चलते हैं। तो यहां हमने वही लिखा है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कौन था? तो केंद्र बिंदु सिंहभूम हम बोलेंगे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, ठीक। इस काल के वही चीज असुर, बिरहोर, बिरजिया ताम्र उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। असुर, बिरहोर, बिरजिया, लेकिन सबसे पहले हम बोलेंगे असुर,
फिर बिरहोर बिरजिया। ठीक, अब झारखंड के कई स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ियां हैंडेक्स मिली है। तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ियां मिली है ताम्रपाषाण काल में। ठीक, हजारीबाग, एक ये चीज इंपॉर्टेंट याद ध्यान रखिएगा, हजारीबाग के बाहरगढ़ा में, ठीक है, हजारीबाग के, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग के बाहरगढ़ा स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तांबे के हजारीबाग के बाहरगढ़ा स्थान से तांबा का कितना खान मिला है? 49 खान। तो यहां दो चीज इंपॉर्टेंट, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति केंद्र बिंदु सिंहभूम। ठीक, उसके बाद तांबे के 49 खान मिले हैं, कहां से? हजारीबाग के बाहरगढ़ा से। हो गया। अब कांस्ययुगीन संस्कृति, कांस्ययुगीन संस्कृति झारखंड के असुर व बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। बतला चुके हैं, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता कौन है? वही असुर और बिरजिया। ठीक, उसी तरह असुर और बिरजिया जनजाति को ही लौह युग में जो है, झारखंड के असुर बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का भी प्रारंभकर्ता माना जाता है। यानी कि लोहे के औजार कौन बनाते थे? असुर, असुर के अलावा बिरजिया। ठीक, असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक, लौह टेक्नोलॉजी का विकास किया। छोटा नागपुर का लोहा जो है, आप सिंधु घाटी सप्ताह में पढ़े होंगे कि हजारीबाग से टीन का आयात किया जाता था। ठीक, आप सुने होंगे कि यहाँ का लोहा जो है, वो छोटा नागपुर का जो लोहा है वो कहाँ जाता था? इराक जाता था, मेसोपोटामिया जाता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया में यहाँ के लोहे से तलवार मेसोपोटामिया जाता था, और दमिश्क में जो है, दमिश्क में यहीं के लोहे से तलवार बनाई जाती थी। संसार में दमिश्क की जो तलवार है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो असुर बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। छोटा नागपुर का लोहा मेसोपोटामिया, इराक तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में इससे तलवार बनाई जाती थी। ठीक है, इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है झारखंड में जहां पर कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से जब देख लेंगे तो आप कहीं से कुछ नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला हम लोग चलते हैं इटखोरी। इटखोरी में मां भद्रकाली का मंदिर है। पहला, मां भद्रकाली के मंदिर को, मां भद्रकाली की प्रतिमा को पालकालीन शासकों ने बनवाया था। ठीक है, पालकालीन शासक बनवाया था। तो यहां पालकालीन भी अवशेष है, आप लिख सकते हैं इसको कि पालकालीन अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, पालकालीन अवशेष के साथ साथ यहां उससे पहले गुप्तकालीन अवशेष भी इटखोरी में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए, इटखोरी में जो मां भद्रकाली का मंदिर है वो पाल शासकों ने बनाया था, तो पालकालीन अवशेष है। और आपको गुप्तकालीन अवशेष भी मिलते हैं। गुप्त काल का एक कुआं हमको पिठौरिया, पतरातू घाटी के आगे जो पड़ता है पिठौरिया, रांची जिले में, पिठौरिया के पहाड़ पर हमको गुप्तकालीन कुआं मिलता है। तो गुप्तकालीन कुआं कहाँ मिलेगा? पिठौरिया में। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग गुप्तकालीन देख लिए कि गुप्तकालीन अवशेष और गुप्तकालीन कुआं कहाँ मिला। अवशेष इटखोरी में मिलता है, गुप्तकालीन कुआं पिठौरिया में मिलता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा बैठे हुए। ठीक है, भूमि को स्पर्श करते हुए। तो ये कहाँ मिला? भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, ये पलामू के किला में मिलता है। पलामू के किला में बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा मिली है। याद रखिएगा, पलामू का किला में, पलामू में नहीं, पलामू का किला कहाँ है? पलामू का किला भी लातेहार में है।
जब पलामू को विभाजित किया गया, लातेहार नया जिला बनाया गया, तो पलामू का किला कहाँ आ गया? पलामू में ना आके लातेहार में शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब लातेहार में पड़ता है वो, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो पलामू का किला जो कि लातेहार में है, यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। वहीं पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण कालीन औजार मिले हैं पलामू में। ठीक है, पलामू प्रमंडल में या पलामू में केवल याद रखिए तीनों पाषाण कालीन हमको औजार मिले हैं। ठीक, अभी तक हम जितना पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्तकालीन कुआं, पिठौरिया का पहाड़ रांची में मिला है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा जो मिली है वो कहाँ मिली है? पलामू का किला में मिला है। इटखोरी में हमको गुप्तकालीन अवशेष और पालकालीन अवशेष मिलते हैं। ठीक है, एक कवि गंगाधर हैं, कवि गंगाधर द्वारा रचित जो है वो 14वीं शताब्दी का 1373 से 78 के बीच 14वीं शताब्दी का एक पत्थर का लेख है, पत्थर का अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख है, जो गोविंदपुर धनबाद से मिलता है, जो गोविंदपुर धनबाद से मिलता है। यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया है इधर। तो कवि गंगाधर द्वारा रचित एक प्रस्तर लेख या पत्थर का अभिलेख या पत्थर का लेख गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त हुआ है। आपको पूछा जाएगा कि गोविंदपुर धनबाद से क्या प्राप्त हुआ है, तो कवि गंगाधर का प्रस्तर का लेख। ठीक है, अब लोग फटाफट इसको देखेंगे, ये टॉपिक आपका फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सीतागढ़ा देखिए आप, सीतागढ़ा है, इंपॉर्टेंट हम कर देते हैं। एक लूपगढ़ी महत्वपूर्ण है, एक बेनू सागर महत्वपूर्ण है, एक पांडु महत्वपूर्ण है और एक इसको महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले सीतागढ़ा। सीतागढ़ा अगर हजारीबाग में आपको आता है, हजारीबाग जिला में पड़ता है सीतागढ़ा। सीतागढ़ा में अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, 12वीं शताब्दी की, 13वीं शताब्दी की पालकालीन बुद्ध की प्रतिमाएं वहां हमेशा मिलती रहती है वहां खुदाई से। ठीक है, तो बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी होगा कहाँ मिलेगा? हजारीबाग का सीतागढ़ा में। ठीक है, वहां बौद्ध मठ भी मिला है, बौद्ध मठ का अवशेष मिला है 6ठी सदी का, बुद्ध के स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, एक स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है, काले भूरे पत्थर की बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। मतलब बुद्ध से संबंधित आपको कुछ भी मिलेगा, बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध का स्तूप, बुद्ध के मठ के अवशेष। ठीक है, और एक स्त्री की खंडित प्रतिमा काले भूरे पत्थर की कहाँ मिली है? सीतागढ़ा हजारीबाग में। ठीक, यही हजारीबाग में इसको नामक जगह है, इसको। ठीक, इसको में शैल चित्र मिला है। शैल चित्र मतलब हुआ आपको बड़ा बड़ा चट्टान में आदिम मानव द्वारा चित्र बनाए गए चित्र, जिसको बोला जाता है शैल चित्र दीर्घा, जिसको बोला जाता है शैल चित्र दीर्घा। ठीक है, यहां इसको में बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, जिसको शैल चित्र दीर्घा कहते हैं। इसमें आदि मानव क्या चित्रकारी किए हैं? अंतरिक्ष मानव का चित्रकारी किए हैं। अंतरिक्ष मानव अगर चित्रकारी करेंगे तो उसके साथ अंतरिक्ष यान का भी चित्रकारी करेंगे। अंतरिक्ष यान का चित्रकारी करेंगे तो चांद सितारा भी बनाएंगे, नक्षत्र मंडल। हाँ, यही यहां पर चित्रकारी है इसको में। ठीक है, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव। ठीक है, भूल भुलैया जैसी आकृति भी यहां मिलती है, भूल भुलैया जैसी आकृति इसको में मिलती है। तो बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप सब कहां मिलेगा? स्त्री की खंडित मूर्ति काले भूरे पत्थर की, सीतागढ़ा हजारीबाग। आदि मानव द्वारा जो चित्रकारी हुई है पत्थर में कहाँ मिलेगा? जिसमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष मानव, अंतरिक्ष यान रहेगा, वो कहाँ मिलेगा? आपको इसको में मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ भूल भुलैया की आकृति भी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक है आपको जाकर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लूपगढ़ी। लूपगढ़ी, लूपगढ़ी में कब्रगाह के हमको प्राचीन अवशेष मिले हैं, कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, लूपगढ़ी कब्रगाह के प्राचीन अवशेष। ठीक, कांसे का प्याला कहां मिला है?
कांसा का प्याला कांस्य योगिन होगा, लोहरदगा में मिला है, याद रखिएगा। कांसे का प्याला लोहरदगा में मिला है। तो दो चीज यहां क्लियर है, लोहरदगा में कांसा का प्याला, कब्रगाह का साक्ष्य लूपगढ़ी में मिला है। शिवलिंग कहां मिले हैं, तो हजारीबाग में ही दुधपानी के निकट दुमदुम्मा जगह है, इसी दुमदुम्मा में शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, याद रखिएगा। कहां, दुमदुम्मा में। दुधपानी में 8वीं सदी का अभिलेख मिला है। याद है आपको बतलाए थे, पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि झारखंड का पहला पुरातात्विक साक्ष्य जो कब का अभिलेख मिला है, 13वीं शताब्दी का अभिलेख में मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसी तरह 8वीं सदी का एक अभिलेख मिला है, वो कहाँ मिला है, दुधपानी में मिला है, हजारीबाग के दुधपानी। हजारीबाग का इसको सीतागढ़ी दुधपानी, दुधपानी के निकट दुमदुम्मा, दुमदुम्मा में मिला है शिवलिंग, लोहरदगा में कांसे का प्याला, लूपगढ़ी में कब्रगाह के प्राचीन अवशेष। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट है बहुत, बेनूसागर। बेनूसागर, बेनूसागर में शिव भी मंदिर मिले हैं और 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां भी मिली है। बेनूसागर जो कि सिंहभूम में है, बेनूसागर। ठीक है, तो शिव मंदिर जो यहाँ है वो बनाया गया था शशांक के द्वारा। गौड़वंशी बंगाल का शासक था शशांक, उसने बनाया था यहाँ शिव मंदिर। और यहाँ 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां भी मिली है सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम में पहले जैन लोग रहते थे। ठीक है, तो बेनूसागर, लूपगढ़ी में कब्रगाह, लोहरदगा में कांसे का प्याला, दुमदुम्मा में शिवलिंग, बेनूसागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, शिव मंदिर। ठीक, पांडु एक देखिए, पांडु जगह, पांडु में पत्थर का चौकी मिला है। चौकी होगा तो 4 पैर वाला तो होगा ही, बिना 4 पैर का चौकी कहां, तो पत्थर का चौकी मिला है। कहां मिला है, पांडु नामक जगह में। इस पत्थर के चौकी को, पत्थर के 4 पैरों वाला जो चौकी मिला है, इसको अभी वर्तमान में पटना संग्रहालय, पटना म्यूजियम में रखा गया है, जो कि पांडु में मिला है। ठीक, अब 3 जगह है, देख सकते हैं। मुरद, नामकुम, भवनाथपुर। ठीक, नामकुम रांची में है, मुरद, नामकुम में बाण के फलक, बाण होता है ना, बाण, इस तरह से जो बाण रहता है,